नमस्कार, आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में मैं सुखदेव कंबोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर के राजस्थान जीके के टॉपिक पर। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का मिलता ही मिलता है, तो इसको हल्के बना लीजिए। बात करेंगे राजस्थान के ऊंट की। ऊंट से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं ऊंट की, राजस्थानी ऊंट की। ऊंट का पहले नामकरण कर लेते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका कहा जाता है कैमलिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैमलिन कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऐसे उपनाम जो है कर्नल जेम्स टॉड ने दिए थे। कैमलिन इसका वैज्ञानिक नाम है। ये बात हो गई। इसके बाद राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है? राजस्थान में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। किस पशु का दर्जा दिया गया है? राज्य पशु बनाया गया इसको। अब ये बनाया कब गया? ये बनाया गया 2014 में। 19 सितंबर 2014 की बात है जब इसको पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया। कौन सी श्रेणी है? पशुधन की श्रेणी है, पशुधन श्रेणी। तो ये आपको जरूर याद रखना है। पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु कौन सा है? हमारा ऊंट है। जबकि अन्य श्रेणी जो है वन्य जीव की श्रेणी है, तब चिंकारा आपका आंसर आएगा। 2014 19 सितंबर 2014 को इसको बनाया जाता है राज्य पशु। और उसी साल दिसंबर के अंदर, यानी दिसंबर 2014 की बात है, यहाँ पर दिसंबर 2014 को लागू कर दिया जाता है ऊंट वध रोक अधिनियम। क्या लागू किया जाता है दोस्तों? ऊंट वध रोक अधिनियम। क्योंकि ऊंटों की हत्या बहुत हो रही थी, इसलिए ये जो है कानून लाया गया, ऊंट वध रोक अधिनियम। दिसंबर 2014 के अंदर ये लागू किया गया। ये बातें हो गई इससे जुड़ी हुई। अब बात करेंगे कि ऊंट जो है और इससे जुड़ी क्या बातें हैं, राजस्थान में कहां पाए जाते हैं। आपको पता है राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है? मरुस्थल से घिरा हुआ है, शुष्क प्रदेश है। लगभग कहा जाता है कि ये वाला जो भाग है, इधर इधर वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसको बोल देते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी जहां पे मरुस्थल होगा वहीं तो क्या होगा, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, मरुस्थल का जहाज बोला जाता है, तो वहां रेगिस्तान में ऊंट पाया जाएगा। और ये लगभग 60% एरिया है राजस्थान का। कहा जाता है कि 60% एरिया है और यहीं पे क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं इसी एरिया के अंदर। और यहां पर कौन कौन से संभाग या कौन कौन से जिले आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो गंगानगर को छोड़ दो, ऊपर में आता है श्री गंगानगर, उसको छोड़ दो क्योंकि वहां ऊंटों का इतना बोलबाला नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जगह उसके लिए छोड़ता हूं। बाकी बात करेंगे मेन बीकानेर की। किसकी बात करेंगे? बीकानेर की। ये लाइन में हटा देता हूं यहां पे। बीकानेर के बाद बात करेंगे जैसलमेर की, और जैसलमेर की बात करेंगे उसके बाद जोधपुर, जो इससे जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब क्या बातें जुड़ी हुई इनके साथ? कहा जाता है कि बीकानेर के अंदर ऊंट पाए जाते हैं, फिर जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं जोधपुर में, जोधपुर के अंदर। अब सर्वाधिक ऊंट जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा मरुस्थल का भाग है भी कहां पे? जैसलमेर के अंदर है। तो सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे कम राजस्थान में ऊंट कहां पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पे आपका सॉल्व हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर। तो यहां पे प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर सबसे कम क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। अब ऊंटों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? सबसे पहले बात करेंगे अगर पूरे भारत की, तो भारत के अंदर पूरे 87%, तकरीबन 87%, 83.13% जो है वो ऊंट जो है भारत के टोटल, वो राजस्थान के अंदर ही हैं। तो ये आंकड़ा कहां से आया है? 2012 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा आया है 87.13%, लगभग 88% भी आपका आंसर में हो सकता है। तो जो ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से चुनिए। 2012 की पशु जनगणना के हिसाब से तो राजस्थान में एकाधिकार है ऊंटों के मामले में। बात कर रहे थे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, और सबसे कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। अब इनमें भी कई बातें हैं जुड़ी हुई, तो वो बात कर लेते हैं। अब बीकानेर के अंदर जो ऊंट पाए जाते हैं उसी नस्ल के लगभग 50% जो ऊंट हैं वो सारे उसी नस्ल के पाए जाते हैं।
अब बीकानेर के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है ऊँटों की, और जैसलमेर के अंदर कौन सी पाई जाती है, और जोधपुर के अंदर। एक जनरल बात है, हमारे यहाँ पे बालू की जो रेत उड़ती है तो बोलते हैं कि ये मुफ्त का पाउडर लग गया, हमारे मुफ्त का पाउडर आ गया जी, आंधियों के अंदर क्या धूल उड़ती है। तो मुफ्त का पाउडर जैसलमेर थार के मरुस्थल के अंदर मुफ्त का पाउडर बहुत है, और पाउडर लगा के आदमी क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है, सुंदर बन जाता है। इसीलिए सबसे सुंदर ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इससे जोड़ करके देख सकते हैं कि जैसलमेर में सबसे सुंदर ऊंट पाए जाते हैं। सबसे सुंदर ऊंट जो पाए जाते हैं वो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। नाचना, नाचना जो सुंदर होगा वही तो नाचेगा, नाचना प्रजाति है, नाचना, 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 ठीक है। और सुंदर ऊंट ही हमारे क्या करती है, इंडियन आर्मी यूज करती है, भारतीय सेना यही ऊंटों की प्रजाति यूज करती है, नाचना, जो सबसे सुंदर है जैसलमेर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पाउडर उड़ता है, सबसे ज्यादा धूल है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे देखो राजा क्या करता है, राजा की सवारी निकलती है, और वर्तमान में हमारे राजा कौन है, हमारे स्टेट के राजा कौन है, श्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनका संबंध कहां से है, जोधपुर से है। तो जोधपुर में राजा रहते हैं, तो राजा की सवारी भी क्या करेगी, जोधपुर से निकलेगी, और सवारी के लिए ऊंट भी वहीं के प्रसिद्ध हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जोधपुर में जो ऊंट पाए जाते हैं वो सवारी के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। जोधपुर के अंदर सवारी के लिए सर्वोत्तम ऊंट माने जाते हैं, ठीक है। राजा की सवारी निकलेगी जोधपुर, सीएम हमारे अशोक गहलोत हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। सवारी के लिए सर्वोत्तम ऊंट कहां पाए जाते हैं, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। अब बात रहेगी कि ऊंटों को प्राचीन काल से बोझा ढोने के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। तो बीकानेर में जो ऊंट पाए जाते हैं वो सर्वाधिक भारी नस्ल के पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल के पाए जाते हैं, भारी नस्ल के ऊंट कहां पाए जाते हैं, बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। और इसी प्रजाति का मैंने आपको बताया कि जितने भी ऊंट हैं लगभग 50% इसी प्रजाति के राजस्थान में पाए जाते हैं। भारी नस्ल के ऊंट बीकानेर, और ये भारी होंगे तो वही तो बोझा उठाएंगे, ठीक है। तो भारी नस्ल के बीकानेरी ऊंट बोझा उठाने में सर्वोत्तम, क्या उठाने में, बोझा उठाने में सर्वोत्तम ऊंट कौन से हैं, बीकानेर के। सुंदर ऊंट कहां के हैं, जैसलमेर के हैं। सवारी के लिए जोधपुरी ऊंट, जोधपुर के ऊंट। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं इरेज कर देता हूं, नक्शे के माध्यम से ही समझेंगे हम। आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये है बीकानेर, ये है जैसलमेर, यह आ गया आपका जोधपुर। अब बीकानेर से ऊंटों का खास लगाव है, क्या लगाव है, देखिए दोस्तों, ऊंट जो है, एक ऊंटों की खास बात है कि ऊंटनी का जो दूध जो है वो इंसानों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2000 के अंदर एक निर्णय दिया था। कब दिया था, अक्टूबर 2000 के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऊंटनी का दूध क्या है, ऊंटनी का दूध मानव जगत के लिए क्या है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम बताया गया। अब ऊंटनी के दूध के और क्या फायदे हैं, ऊंटनी के दूध के फायदे क्या हैं, ये यकृत रोग हैं, यकृत रोग, आपका प्लीहा का रोग है यानी लीवर वगैरह के जो रोग हैं वो, इसके अलावा आपको कोई शुगर है, डायबिटीज जिसको आप बोल देते हो डायबिटीज, ठीक है, उस रोग के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊंटनी का दूध, ठीक है। एक बात हो गई। अब ऊंटनी का दूध सर्वाधिक कौन देगा, जो भारी नस्ल होगी, मोटी जाडी भैंस ही क्या देती है, दूध देती है। और भारी नस्लें कहाँ पाई जाती हैं, बीकानेर के अंदर, और बीकानेर के अंदर इसकी ऊंटनी के दूध की क्या है, मिल्क डेयरी है। तो मिल्क डेयरी कहां पे है, मिल्क डेयरी, ऊंटनी के दूध की मिल्क डेयरी कहां पे है, बीकानेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अनुसंधान केंद्र, इसकी R&D सर्विस जो है, अनुसंधान केंद्र जहां पे रिसर्च की जाती है ऊंटों की, वो भी बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर के अंदर और क्या है, अनुसंधान केंद्र भी है ऊंटों का। तो ये आपको याद रखना है इतनी बातें। ऊंटनी का दूध का दही नहीं जमता, क्यों नहीं जमता, क्योंकि ऊंटनी के दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए क्या नहीं जमता, ऊंटनी का दूध नहीं जमता।
बाकी सर्वोत्तम माना गया। ये बातें हो गई। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और चर्चा कर लेते हैं। अब एक ऊंट बनाने का प्रयास करेंगे और उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। कलाकारी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो देखते हैं। ओह, बहुत ही अजीब प्राणी बन रहा है। इस प्रकार से ये बनेगा। ये 4 पैर मैं इसके बना देता हूँ और ये पूंछ आपकी हो गई। तो मोटे मोटे तौर पर हमने क्या इसकी पिक्चर बना ली है ऊंट की। ठीक है, ये क्यों बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन। अब ऊंट का ज़्यादातर स्टोरेज, देखो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल का तेल कहाँ डलता है, उसकी टंकी में डलता है। तो इसी तरीके की टंकी ऊंट के ऊपर में होती है। देखो इसी साइड में होती है टंकी मोटरसाइकिल की। तो ये इसकी टंकी है, इसको क्या बोलते हैं, कूबड़ बोलते हैं। ठीक है, ऊंट के ये क्या बोलती है, कूबड़ बोलते हैं। और टंकी का काम क्या होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है और यहाँ पर भी फ्यूल है। ऊंट की कूबड़ के अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी, जिसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कूबड़ में क्या होती है, वसा एकत्रित होती है, वसा एकत्रित होती है, फैट एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, जिसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है। एनर्जी कहाँ से लेता है, ये यहाँ से। इसीलिए काफ़ी दिन की एनर्जी यहाँ पे स्टोर कर लेता है कूबड़। बात हो गई। इसकी बाद में इसके कुछ आभूषण है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आभूषण भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके नाक के अंदर एक कील होती है लकड़ी की, नाक की कील, नाक की कील जो कि किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। उसको क्या बोला जाता है, गिरबाण बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, गिरबाण। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसकी पूंछ पर भी एक सुंदर सा आभूषण होता है जिसको परचनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचनी, परचनी, पै से पीछे, पै से परचनी, पै से पूंछ, यानी पूंछ वाली जो परचनी है वो उधर लगी होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर एक काठी, काठी पहनाई जाती है जिस पर आदमी क्या बैठता है, काठी पहन करके उस पर बैठता है। उस काठी को क्या बोला जाता है, कूंची बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कूंची बोला जाता है। उसका एक अदर नाम है पिलाण। क्या नाम है, पिलाण। इसके जो पैरों के अंदर भी एक आभूषण पाया जाता है उसको गोडिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गोडिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और बहुत सारी चीजें हैं और बात करेंगे धीरे धीरे। अब ऊंटों के अंदर रोग की बात करते हैं। रोग के कारण ऊंट मर जाते हैं और ये रोग सर्वोत्तम कौन सा है, सर्रा रोग है, सर्रा रोग। और एक तीवर्षा रोग है, तीवर्षा रोग। तो ये 2 तरह के रोग हैं ऊंटों के, ऊंटों से संबंधित ये 2 तरह के रोग हैं जिनके कारण ऊंटों की सबसे ज्यादा क्या होती है, मौत होती है। इसके लिए क्या है, LIC ने क्या स्टार्ट की थी 2008-9 के अंदर, 8-9 के अंदर बीमा योजना भी शुरू कर रखी है। LIC की बीमा योजना है, कौन सी है, किस नाम से है, ऊंट एवं ऊंट पालक योजना, ऊंट व ऊंट पालक योजना, पालक बीमा योजना, बीमा योजना। ये बात हो गई। तो हमने इसके रोग की बात कर ली, इसके जो आगे आभूषण पहने जाते हैं उसकी बात कर ली, और कुछ बातें इससे जुड़ी हुई उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अब ऊंट जो है वो ज़्यादातर, ऊंटों पर एक तरह की कलाकारी की जाती है दोस्तों। और कलाकारी कौन करता है, कोई उस्ताद आदमी होता है, उसी को वही कलाकारी करता है। तो ऊंटों के चमड़ी पर की जाने वाली कलाकारी को, ऊंटों की चमड़ी पर, ये जो मोटी चमड़ी होती है इनकी, उस पर क्या कर देते हैं, कोई दिल बना देता है, कोई मोर बना देता है, इस तरीके से कटिंग करके बना दी जाता है। उस कलाकारी को क्या बोला जाता है, उस्ता कला बोला जाता है।
कौन सी कला बोला जाता है? उस्ता कला। उस्ता कला वैसे मूलतः कहाँ की है? लाहौर की है। कहाँ की है? लाहौर की। तो उस्ता कला का संबंध कहाँ से है? लाहौर से। अब जो कलाकारी करता है वो उस्ताद होता है। उस्ता कला जो करता है उसको क्या बोला जाता है? उस्ताद बोला जाता है। उस्ता कला को करने वाला उस्ताद। और उस्ताद लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर उस्ताद कहाँ रहते हैं? बीकानेर में रहते हैं दोस्तों। अब ये बीकानेर में, वहाँ पर क्या इसका बीकानेर का क्या रिलेशन है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस्ता कला जो लाहौर थी, लाहौर से लेकर के कौन आया था? बीकानेर का उस टाइम का शासक था अनूप सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? अनूप सिंह। बीकानेर का शासक अनूप सिंह ये लेकर के आता है राजस्थान में, और अनूप सिंह का ही शासन उस्ता कला का स्वर्णकाल माना जाता है। उस्ता कला का स्वर्णकाल, उस्ता कला का स्वर्णकाल, कला का स्वर्णकाल माना जाता है किसके काल को? राजा अनूप सिंह, क्योंकि यही लेकर के आया था बीकानेर के अंदर। तो उस्ताद लोग भी बीकानेर के अंदर रहते हैं। ठीक है। अब जो आदमी उस्ताद होगा वो अपना हिस्सा भी ज़्यादा रखेगा। ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ कि उस्ताद लोग क्या हैं? हिस्सा ज़्यादा रखते हैं अपना। तो उस्ताद हिस्सा, इससे जुड़ी बात क्या है कि उस्ताद लोग क्या रखते हैं? हिस्सा ज़्यादा रखते हैं। उस्ताद लोग हिस्सा ज़्यादा रखते हैं। उस्ताद हिस्सा, हिस्सा, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता ये क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध उस्ताद हैं। बीकानेर के मूल निवासी उस्ताद थे। अब इनकी हाल ही में क्या हो गई है? हिसामुद्दीन उस्ता की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई, मृत्यु हो चुकी है। अब कौन है? अब और भी काफ़ी हैं इसमें कलाकार। एक मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन करके है, और एक इलाह बख्श है। कौन है? इलाह बख्श। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इलाह बख्श, इलाह बख्श एक उस्ताद ऐसे हैं, इलाह बख्श। इन्होंने क्या किया था? इलाह बख्श के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाह बख्श ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह का क्या बनाया था? चित्र बना दिया था। महाराजा गंगा सिंह का, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का चित्र बना दिया था उस्ता कला के अंदर, यानी ऊंट पर चित्र बना दिया था। और इसको संजो करके रखा गया कहाँ पर? यूएनओ के कार्यालय में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय के अंदर रखा गया है इसको। इसीलिए इनका नाम ज़्यादा चमका है, इलाह बख्श। तो ये आपको याद रखना है। अब ये बातें हो गई। अब बात करेंगे कुछ और इनसे जुड़ी हुई। अब ऊँटों के देवता के बारे में बात करेंगे। ऊँटों का एक देवता भी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ऊँटों को जो पालती है जाति, एक ऐसी जाति है जो ऊँटों को पालती है, उसको क्या बोला जाता है? राइका जाति, राइका जाति बोला जाता है। अब ये राइका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं कौन? पाबूजी, पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज जो है राइका जाति के आराध्य देव हैं, लोक देवता हैं पाबूजी। और ऊँटों को राजस्थान में लाने का श्रेय भी कहा जाता है कि पाबूजी महाराज लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे? सिंध प्रांत से लेकर के आते हैं। कहाँ से? सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत से। सांडे बोला जाता था उनकी भाषा के अंदर, ऊँट भी बोला जाता है सिंध प्रांत से। पाबूजी महाराज लेकर के आते हैं। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय माना जाता है, क्योंकि उधर इनका रिश्ता हुआ था, इनकी शादी जो है पाकिस्तान के अंदर हुई थी, तो उधर से लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को माना जाता है। राइका जाति इसको अपना आराध्य देव मानते हैं। जो पाबूजी महाराज है इसके बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए आपको। लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और राजस्थान के पंच पीरों के अंदर में से एक शामिल है। राजस्थान के जो पंच पीर हैं, पंच पीर में शामिल है। ठीक है, पंच पीर के अंदर राजस्थान के पाबूजी शामिल है। इसके अलावा हड़बूजी महाराज हैं, पाबूजी महाराज हैं, ठीक है, और भी रामदेव जी हैं। तो ये सारे देवता उसके अंदर हैं। पंच पीर वो होते हैं दोस्तों जिनको हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। ये बातें होगी। इसके द्वारा ऊंट से जुड़े हैं पाबूजी। तो पाबूजी ऊंट से जुड़े हुए ऊंटों के आराध्य देव माने जाते हैं। इसलिए ऊंट जब क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। रात्रिकालीन में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। रात्रिकालीन में फड़ का वाचन किया जाता है। इनके गीत गाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ऊंट के रोग जो हैं ठीक हो जाएंगे। इतनी बातें हो गई।
अनुसंधान केंद्र हमने बात कर लिया है, इसके दूध की बात कर ली है, इसके आभूषणों की बात हमने कर ली है। कुछ और आभूषण हैं, हमारे को कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से आभूषण इसमें छूट गए हैं। जैसे इनकी गद्दी पर आभूषण है, एक मोरखा इनका आभूषण होता है जो मुंह पर पहना जाता है। मोरखा क्या बोला जाता है? मोरखा, मुंह पर ऐसे जाली सी लगाई जाती है, मोरखा बोला जाता है ऊंट के। तो ये बातें होगी ऊंट से रिलेटेड। उस्तादों की बात कर ली हमने, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। नस्लें आपको मैं बता चुका हूँ, बीकानेरी ऊंट है, जोधपुरी ऊंट है, कच्छ के एरिया के अंदर सिंधी ऊंट बोले जाते हैं, अलवरी ऊंट भी है, ठीक है। तो बीकानेरी ऊंट है, जोधपुरी, ये सारे जैसलमेरी ऊंट हैं। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। कौन से ऊंट किस प्रकार के हैं, क्या बोझा ढोने में कौन से अच्छे सुंदर हैं, कौन से सवारी के, वो सारी बातें हमने जोड़ जोड़ के आपको बता दी। तो ये सारे क्वेश्चन ऊंट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बहुत सारी बातें हैं ऊंट की जो जनरल आपको पता होनी चाहिए। ऊंट का जैसे गर्भकाल जो है 400 दिनों का माना जाता है, 400 दिनों का माना जाता है ऊंट का गर्भकाल। और ऐसा माना जाता है कि इसका विकास जो है उत्तरी अमेरिका के खरगोश प्राणी से हुआ, खरगोश से हुआ है इसका, खरगोश से इसका धीरे धीरे विकास होता है, कहते जी ऊंट बन गया। तो ये पुरानी बातें हैं, कुछ इसमें माना जाता है, इसको वैज्ञानिक बातें हैं। तो खरगोश से इसका विकास माना जाता है, 400 दिन का इसका गर्भकाल माना जाता है ऊंट का। और तकरीबन 7 से 8 फुट और इससे ऊपर भी के ऊंट पाए जाते हैं। कुबड़ एक वाले भी होते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊंट भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनसे जुड़े क्वेश्चन जो है यही हैं जो आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।